जनता दल के लखनऊ मुख्यालय पर कल लगा बेटी का ताला आज मां ने तोड़ दिया। कृष्णा पटेल ने आज कहा कि उन्होंने अनुप्रिया को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। कल सांसद अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में अपनी पार्टी के दफ्तर को सील करवा दिया था। अनुप्रिया के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर मामला चुनाव आयोग में लंबित है। जब तक आयोग इसे तय नहीं कर देता, पार्टी पर कोई एक पक्ष कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन आज खुद को अध्यक्ष होने का दावा कर रही कृष्णा पटेल पार्टी दफ्तर पहुंची और सील्ड ताले को तोड़वा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अनुप्रिया को निष्कासित कर दिया है। मां बेटी में बटी पार्टी में ये विवाद काफी दिनों से चला आ रहा है। ताले की चाबी हमारे पास ही थी, तो हमने आराम से खोला, हम अंदर आ गए। उनको पद से तो काफी पहले हटा दिया गया है और हम जब वो हमसे मिलेंगी तो हम उनसे ये प्रश्न अवश्य करना चाहेंगे कि उनके किस अधिकार क्षेत्र में उन्होंने ताला लगाया, क्योंकि ऐसी कोई भी अथॉरिटी उनको कभी भी दी नहीं गई है। ताला तो कोई यहाँ नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ 3 दिन से हमारे राम सुनील जी जो कार्यालय सचिव है, उनकी शादी थी, वो हमसे छुट्टी लेके गए थे 3-4 दिन के लिए। दूसरी ओर सांसद अनुप्रिया पटेल का कहना है कि कृष्णा पटेल पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए वो किसी को निकाल नहीं सकती। अपना दल के दफ्तर को लेकर जारी झगड़े में सांसद अनुप्रिया पटेल ने पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर दफ्तर का ताला तोड़ने वाले के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। अनुप्रिया ने आरोप लगाया कि अजय पटेल, आनंद हीराराम, मान पटेल, राजाराम पटेल और प्रेमचंद्र आर्य के साथ 7 से 8 अज्ञात लोगों ने आज पार्टी कार्यालय का ताला तोड़ा और कार्यालय में घुसकर चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण एवं गोपनीय दस्तावेज अपने साथ ले गए। अनुप्रिया ने पुलिस दफ्तर में फिर से सील लगाने की मांग की है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन में व्यस्त हैं। आज मुख्यमंत्री ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में सीएम ने सोलर प्लांट का उद्घाटन किया और बस डिपो का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने ललितपुर को कई सौगातें दी। यहां लगने वाले सोलर प्लांट की क्षमता 30 मेगावाट है और इस दौरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पद संभालने के बाद वो सबसे ज्यादा बार बुंदेलखंड आए हैं। अब जनता को तय करना है कि कौन सी सरकार जमीन पर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में आने का मुझे मौका मिला और जिस बार भी मैं आया हूँ, बुंदेलखंड की जनता को कोई न कोई योजना, कोई न कोई कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ है या उद्घाटन हम लोगों ने। आपको बता दें कि सीएम लगातार सीधे किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और इसी कड़ी में कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम किसानों के साथ बातचीत की थी। अमेठी में फूड पार्क प्रोजेक्ट निरस्त होने पर राहुल गांधी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि फूड पार्क से किसानों को फायदा होता, लेकिन सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। राजनाथ सिंह के मुताबिक फूड पार्क बनाने वाली कंपनी ने इससे अपना हाथ खींच लिया है, इसके चलते प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यूपी का विकास नहीं चाहती। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया कि इस फूड पार्क से अमेठी के किसानों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। फूड पार्क को आप कैंसिल मत कीजिए। यदि आपने कहा है तो इस पूरे मामले को मैं दिखवा लूंगा और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इसकी मैं जानकारी भी दे दूंगा। फूड पार्क निरस्त होने की सबसे पहले खबर जी संगम ने दिखाई थी। उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जहां मोदी सरकार पर निशाना साध रहे, वहीं अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिए हैं। अमेठी के लोगों का कहना है कि जब पार्क का शिलान्यास हुआ था तब केंद्र में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कई साल तक रही, लेकिन तब फूड पार्क पर काम क्यों नहीं हुआ? ये राजीव गांधी ने जो शिलान्यास किया था, जो भी कार्यक्रम अमेठी के लिए दिया था, उसको क्यों आज तक पूरा नहीं हुआ? 10 साल के अंदर ये पूरा क्यों नहीं कर पाई? ये तो कहने की बात है। 10 साल के अंदर में 10 बार भी नहीं आएंगे तो अमेठी का विकास क्या करेंगे? कांग्रेस थी 10 साल थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अमेठी के लिए राहुल जी ने क्या किया?
अमेठी के लिए राहुल जी ने क्या किया? बिजली, पानी, सड़क, एक जो छोटी सी जो जरूरतें हैं आम पब्लिक की, इससे ज्यादा पब्लिक चाहती नहीं है, वो नहीं है। कि जिस समय उनका टाइम था उन्होंने अपना काम किया नहीं, आज समय उनका चला गया है तो कह रहे हैं बीजेपी वाले बंद करा रहे हैं। 2009 में हुआ था ना, उसके भी बात तो उन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? दूसरी चीज आप ले लीजिए, जब से कांग्रेस मतलब भारत आजाद हुआ तब से कांग्रेस का ही यहाँ पे शासन है। अमेठी को आप भी वीआईपी मानते हैं, रेलवे लाइन सिंगल है, केवल डबल नहीं हो सकती थी। केवल एक इशारा, केवल कहना था रेल मंत्री को कि इधर से डबल लाइन चाहिए, हो नहीं सकती थी? हो सकती थी, नहीं हुई, आज तक कोई से पड़ी हुई है। तो मेगा फूड प्लांट है वो भी बंद हो रहा है। कुमार विश्वास मामले में नया मोड़ आया है। दिल्ली महिला आयोग ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, साथ ही इस मामले में एलजी और दिल्ली पुलिस से दखल की मांग की है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें बरखा सिंह ने कहा है कि लगातार बुलाने के बावजूद कुमार विश्वास आयोग के सामने अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। बरखा सिंह ने चिट्ठी में कहा है कि लगातार 2 दिनों से हम कुमार विश्वास का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ित महिला ने कुमार विश्वास के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी लिखी है कल बहुत दुखी होके, क्योंकि हम मेंटली हम लोगों को इतना, हमको हमारी जो मेंबर हैं हम लोगों को इतना हैरेस किया जा रहा है कि रोज आयोग में, महिला आयोग जहाँ पे पीड़ितों की शिकायत दूर की जाती है, उनका दुख दूर किया जाता है, वहाँ पे जब हम ही पीड़ित हैं, हमको ही दुखी किया जा रहा है, तो हम काम कैसे करेंगे? बरखा सिंह ने राजनाथ सिंह से अपील की है कि इस मसले में दखल दें, क्योंकि ये मामला एक महिला के जीवन और उसके परिवार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राहत दी है। मामला महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से आरएसएस पर लगाने के विषय में राहुल के खिलाफ मानहानि का ये मामला ठाणे जिले की भिवंडी में एक मजिस्ट्रेटी अदालत में दाखिल किया गया था। इस मामले में राहुल को निचली अदालत में शुक्रवार को पेश होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब उन्हें पेश नहीं होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि मार्च 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। राहुल गांधी यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया था। सलमान खान को हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एमएनएस नेता अखिलेश चौबे ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता अखिलेश चौबे ने अंतरिम जमानत हासिल करने के लिए सलमान खान के वकील पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक कुछ लोगों को अदालत में तरजीह दी जाती है, जबकि कुछ लोगों को नहीं। दरअसल चौबे की एक याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने मुवक्किल पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की अपील की थी। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कोर्ट के पास जरूरत से ज्यादा काम है। चौबे की दलील है कि ये तब हुआ जब उनका मुवक्किल कभी भी गिरफ्तार हो सकता था। उनके मुताबिक सलमान खान के वकील हरीश साल्वे ने हाई कोर्ट में झूठ बोला कि सलमान खान गिरफ्तार होने वाले हैं, जबकि तकनीकी रूप से सलमान खान को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था। 2 मिनट में बनने वाली मैगी खतरनाक साबित हुई है। बाराबंकी से बीते साल लिए गए नमूने जांच में न केवल फेल हो गए बल्कि असुरक्षित पाए गए। एफएसडीए ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। नेस्ले इंडिया ने अपने पैकेट पर साफ तौर पर लिखा था कि नो एमएसजी एडेड, लेकिन जांच में एमएसजी की पुष्टि हुई। इसके अलावा खतरनाक लेड की मात्रा अनुमन्य से काफी अधिक मिली। खाद्य पदार्थ में लेड की अनुमन्य मात्रा 2.7 ppm होती है, लेकिन इस नमूने में लेड की मात्रा 17.2 ppm पाई गई। इस आधार पर इसे खाने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया और इसके बाद फौरन उस रिटेल दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया और नेस्ले इंडिया को उस बैच के सारे प्रोडक्ट को रिकॉल करने के आदेश दिए गए। एफएसडीए ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ केस करने का भी फैसला किया है और केंद्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट भेजने का भी फैसला किया है, ताकि वो पूरे देश में नेस्ले इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर सके। उसमें लेड काफी ज्यादा थी। एमएसजी जो है उसमें प्रेजेंट था, जो नहीं होना चाहिए। इस बीच मैगी के और नमूने भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। अकेले लखनऊ से अब तक
12 नमूने लिए जा चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। डॉक्टर्स के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हुआ लामबंद। कल आईएमए से जुड़े सभी डॉक्टर्स बंद रखेंगे कामकाज। 8 मई को आईएमए के बैनर तले यूपी के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। पहले इलाहाबाद में एक डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद लगातार प्रदेश भर के सभी डॉक्टर्स के साथ मरीजों की बदसलूकी और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को सही तरीके से लागू न करा पाने के विरोध में यूपी में ये डॉक्टर्स कामकाज ठप रखेंगे। फिलहाल एक दिन की हड़ताल में ओपीडी बंद कर इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखे जाने का ऐलान किया गया है। आए दिन तोड़फोड़ होना क्लिनिक पे, डॉक्टर्स को मारना, सरकार उसके लिए सब कानून बनाने की जरूरत है और वो कानून ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। वो कानून की हम डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर्स की इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर प्राइवेट सेवाओं पर पड़ने वाला है, क्योंकि सभी प्राइवेट अस्पताल और उनके डॉक्टर्स आईएमए से जुड़े हुए हैं। ये संगम की खोजी खबरें विज्ञान की कसौटी पर खरी साबित हुई हैं। ये संगम ने 2.25 साल पहले आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के हवाले से दावा किया था कि विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी एक पतली सी धार के रूप में अभी भी पाताल में बह रही है। यह बात हरियाणा के यमुनानगर में भूगर्भ से जल की धारा फूटने से सही साबित हुई है। एक शोध टीम द्वारा मुगलवाली गांव में कराई गई खुदाई के दौरान इस जल स्रोत का पता चला है। वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी की खोज उस समय शुरू की थी जब नासा का एक सैटेलाइट मैप उनके हाथ लगा था। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि वैदिक काल में सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा, पंजाब व राजस्थान होते हुए अरब सागर में मिलती थी। इसरो या फिर नासा के उपग्रहों के माध्यम से ये सोचा जा रहा था कि सरस्वती का जल जो है वो नीचे धरती की तरफ चल रहा है, और आज वो सपना हमारे सामने हकीकत बन गया है। जैसे उन्होंने 7 फीट तक की खुदाई की, सरस्वती नदी की पावन जलधारा फूटकर ऊपर आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने विलुप्त सरस्वती नदी को खोज निकालने की परिकल्पना की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को रोक दिया। गोरखपुर में शराब माफियाओं से निपटने के लिए पुलिस ने एक नया प्रयोग किया है। पुलिस यहां अब शराब माफियाओं से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए गोरखपुर पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने बाकायदा रिहर्सल भी किया है। अवैध कच्ची शराब से हो रही मौतों और छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हो रहे हमलों के बाद पुलिस ने यह नया तरीका इजाद किया है। एसएसपी के मुताबिक अवैध शराब का कारोबार नदियों के किनारे झाड़ियों से संचालित होता है, जहां पुलिस के लिए पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। ड्रोन कैमरे की मदद से ऐसे इलाकों पर पूरी नजर रखी जा सकेगी। ड्रोन कैमरा भी यहाँ पे हासिल किया हुआ है। ड्रोन की बड़ी अच्छी हमने उपयोगिता की थी। जो भी जुलूस हुए हैं उसको हम लोग इस अभियान में भी यूज कर रहे हैं। ऐसे जहाँ टापू हैं जहाँ पे पुलिस पहुंचने में मुश्किल होती है, एविडेंस उठाने में दिक्कतें आती हैं, हम इसको ड्रोन ऊपर छोड़ाएंगे और ड्रोन के माध्यम से हम उनको चिन्हित करके इनके खिलाफ हम लोग एविडेंस भी जनरेट कर लेंगे। गोरखपुर पुलिस ने अब तक इस इलाके में 10,000 किलो लहन और 125 से अधिक अवैध शराब भट्टियां नष्ट की हैं। अमेरिका के टेक्सास शहर में रहने वाले पुनीत नेहरा को 4 दिन बीत जाने के बाद भी उनके बारे में उनके परिवार वालों को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाले पुनीत नेहरा के परिवार के मुताबिक 3 मई को आखिरी बार पुनीत नेहरा से बात हुई थी, तब वो अपने परिवार के साथ लंच कर वापस लौट रहे थे। उसके बाद से पुनीत नेहरा के बारे में इस परिवार को कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से गुहार लगाने के बाद फिलहाल पुनीत नेहरा के माता पिता अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। बावजूद उसके अभी तक इस परिवार को पुनीत नेहरा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीड़ित परिवार की माने तो एक हादसा होने की बात इनके सामने आई थी। ट्रक से पुनीत नेहरा का कोई हादसा हुआ था और किसी एक्सीडेंट में घायल युवक की मदद करने के लिए पुनीत नेहरा वहां रुके थे और उसके बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाले उनके परिजन लगातार पुनीत नेहरा की सलामती की दुआ मान रहे हैं। पुनीत नेहरा का परिवार फिलहाल अमेरिका में है और जल्द से जल्द अपने बच्चे की तलाश को लेकर दर-बदर भटकने को मजबूर है। गाजियाबाद के मोटा इलाके में एक बंदर के गला दबाने से एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त
ये घटना हुई उस समय बच्चा घर पर अकेले था और इसी दौरान वहां पहुंचे बंदर ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे की उम्र 4 साल बताई जा रही है। घटना के बाद डीएम ने एसडीएम को मामले की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन शायद इस हादसे को रोका जा सकता था क्योंकि बंदरों के आतंक की शिकायत लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा एक मासूम की मौत की शक्ल में सामने आया। वो बंदर आया तो मेरे ऊपर कूदा पेड़ के ऊपर और मैं उसे लेके अंदर पड़ गया। किसको? मोहन को, कमरे के अंदर, रूम के अंदर। अच्छा। तो फिर मैंने गेट खोला, बंदर भगा। अच्छा। मैं बैठा के बेड पे और अपने 3 भतीजों को ढूंढने चला गया बेड के अंदर, बैठा के बेड पे। और इतने आया तो इतने खत्म हुआ मेरा बंदर। मुझे देख के और भागा बंदर, छोड़ गए बच्चे को, मतलब कि खत्म कर दिया। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की भांजी ऋचा के पति संदीप को आज कानपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। संदीप पर अपनी पत्नी ऋचा को नशे का इंजेक्शन लगाकर उसकी हत्या करने की कोशिश का आरोप है। गत 30 अप्रैल को संदीप ने ऋचा को जमकर मारा पीटा था। उसके बाद उसे मारने के इरादे से कानपुर ले जा रहा था। तभी ऋचा ने नजीराबाद में गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई थी। उसके बाद संदीप पर जान से मारने और उत्पीड़न करने का मामला दर्ज करवाया गया था। उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाए थे, जो कि तंबाकू व्यवसायी है उन्नाव जिले के, और उनको गिरफ्तार किया गया। उनका नाम संदीप शुक्ला है और कल शाम को दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनको रिमांड के लिए प्रोड्यूस करा के बाकी विधिक कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। संदीप के खिलाफ कानपुर के नजीराबाद थाने और उन्नाव के गंगागंज थाने, दोनों थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसी को लेकर कल पूरे दिन उन्नाव और कानपुर की पुलिस उसके शुक्लागंज स्थित आवास पर छापेमारी करती रही, लेकिन संदीप का कोई सुराग नहीं लगा। उसके बाद कानपुर पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची, जहां से संदीप को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में डॉक्टर दंपति के अपहरण के मामले में कई सारे खुलासे हुए हैं। आरोपियों के सरगना अजय सिंह के बारे में कई दूसरे मुकदमे दर्ज होने की भी जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि अजय सिंह के गैंग पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की कुछ राजनीतिक परिवारों से भी संबंध है। वहीं बिहार पुलिस डॉक्टर दंपति से फिरौती के संबंध में भी बदमाशों से जानकारी ले रही है। दरअसल बुधवार को बिहार के गया के डॉक्टर पीके गुप्ता और उनकी पत्नी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से लखनऊ में यूपी एसटीएफ और बिहार एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन में छुड़ा लिया गया। एसटीएफ ने गोमती नगर एक्सटेंशन के शारदा अपार्टमेंट से 9 लोगों को गिरफ्तार किया और डॉक्टर दंपति जो है सकुशल गया पहुंच गए। डॉक्टर दंपति 1 मई को अपहरित हुए थे और 15 करोड़ रुपए की फिरौती उनसे मांगी गई थी। ह्यूज रिकवरी ऑफ वर्दी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्दी है, वेपन्स हैं, एम्युनिशंस हैं, एम्बर लाइट जो ब्लू लाइट है वो है, जो वीआईपी नंबर प्लेट्स हैं, सेडेटिव्स हैं जिसको ये इन्होंने यूज किया था। ये मामला काफी पेचीदा है, जिसमें दोनों सरकारों की साख दांव पर लगी थी। अब यूपी एसटीएफ बिहार पुलिस के साथ मिलकर के फिरौती के रकम के बारे में भी जानकारी का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। उन्नाव में एक घर के बाहर हुए धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया है। मामला रावतपुर टिकौली का है, जहां के एक घर में तेज धमाका हुआ, जिसमें बगल के प्लॉट में खेल रहे 2 बच्चों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच में धमाके की वजह आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल हो रहे बारूद को बताया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी साफ कहने से बच रही है। बच्चे अपन वही बारात आई है तो वही गोला वोला की थोड़ी बहुत बारूद रही, वही अपन खेल रहे हैं तो माचिस पा गए तो वही लगा दिया, बस और कुछ नहीं। बच्चा घायल है और एक की मृत्यु हो गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। धमाके के बाद इलाके में दहशत है और घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।